हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने संसाधनों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम उन्हीं संसाधनों में से एक संसाधन जिसे हम भू संसाधन कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों क्रियाकलाप भी करते हैं और विभिन्न रूपों से इसका उपयोग भी करते हैं। अब भूमि पर क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? जितने भी यातायात के साधन हैं वो भूमि पर ही चल रहे हैं। कृषि हो रही है वो भूमि पर हो रही है, नदियाँ बह रही है, प्राकृतिक वनस्पति, ये सभी कुछ वही तो है। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित होती हैं, परंतु भूमि पर सीमित संसाधन है। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ हैं। अब वो भू आकृतियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे पठार हो गए, मैदान हो गए, द्वीप हो गए। लगभग 43% भूमि मैदानों के रूप में है, जो कृषि और उद्योगों के विकास के लिए सुविधाजनक रहती है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर है। वे कुछ बारहमासी नदियाँ, बारहमासी नदियों का मतलब हुआ वे नदियाँ जो 12 महीने ही चलेंगी। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण हैं। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठार यानी पठारों के रूप में। इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचयनों का कोष रहता है। यह आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर मैदानों के लिए, पर्वतों के लिए और पठारों के लिए अलग प्रकार के परसेंटेज दिए हैं जो भूमि पर इनकी मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आपको एक और डायग्राम दिया हुआ है जिसमें विभिन्न प्रकार की भूमि से संबंधित जानकारी दी गई है। भू उपयोग, अब भूमि का उपयोग हम किन किन रूपों में करते हैं वो आपको विस्तार से दिया हुआ है। भू उपयोग के लिए भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से करते हैं, जैसे वनों के रूप में, कृषि के लिए उपलब्ध भूमि के रूप में। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं आपके पास, ये आपको ये बताएंगे कि भूमि का उपयोग किन किन रूपों में किया जाता है। अब यहाँ पर आपके पास है प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि। अब उनका उपयोग जैसे चारागाहों में हो गया, गोचर भूमि के रूप में, वृक्ष फसलों के रूप में। तो इन सब पॉइंट्सों को आप अच्छे से करेंगे। फिर आ जाएगी आपके पास प्रतिभूमि। प्रतिभूमि में आ गई आपके वर्तमान प्रति, जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय के लिए खेती न की गई हो, वो आपकी प्रतिभूमि में आती है। अब वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन प्रति, जहाँ 1 से लेकर 5 वर्ष तक खेती न की गई हो। निवल, जैसे निवल यानी कि शुद्ध निवल, जिसका अर्थ हो गया बोया गया क्षेत्र। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो ये सकल कृषि क्षेत्र कहलाएगा। तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन बनाएंगे, सकल कृषि क्षेत्र किसे कहते हैं? मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, सकल कृषि क्षेत्र किसे कहते हैं? फिर आपके पास आ जाएगा भारत में भू उपयोग प्रारूप। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भूमि की आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार और मानवीय कारकों में क्या क्या आ जाएंगे? जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी, क्षमता, संस्कृति, परंपराएं सारे। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, परंतु इसमें से भी 93% भाग ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों में सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों में भूमि उपयोग का सर्वेक्षण अभी तक नहीं हुआ है। स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं?
उसके क्या परिणाम होंगे? वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ रहे और इन पर फसल उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अतः इन भूमि अब कृषि लागत ज़्यादा होने का अर्थ यह हुआ कि आपने जितना पैसा लगाया उसकी तुलना में आपकी जो फसल हुई वो आपके लिए लाभदायक नहीं होगी। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है और यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए तब भी भारत के कुल क्षेत्र में लगभग 54% हिस्से पर ही खेती होती है। शुद्ध निवल बोए के क्षेत्र का प्रतिशत विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्रों में कृषि की जाती है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति द्वारा वनों में 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिनकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इन्हीं पर ही निर्भर रहती है। भू उपयोग का एक बड़ा भाग बंजर भूमि यानी वो भूमि जहाँ हम कृषि नहीं कर सकते। दूसरे, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी, पठार, चट्टानें, सूखी, मरुस्थलीय भूमि शामिल होती है और गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइनें इत्यादि आ जाते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने और लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर एक गंभीर आपदा आ सकती है। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आप इतना ही रीड करेंगे और जो क्वेश्चन कहे हैं वो कर लेंगे। कल हम भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय लेंगे। थैंक यू वेरी मच।